हेलो एवरीवन। वर्ल्ड हिस्ट्री में आज बात करते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अमेरिकी क्रांति की। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की हिस्ट्री की। अमेरिका के समुद्री रास्ते की डिस्कवरी की 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। 1492 से पहले हिस्टोरियन का पूरा ध्यान पुरानी दुनिया पर ही था, पर 1492 में अमेरिका के लिए समुद्री रास्ते की खोज हो जाने के बाद कई यूरोपीय शक्तियों जैसे कि स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड ने नॉर्थ अमेरिका में अपने उपनिवेश या कॉलोनीज स्थापित की। इन यूरोपीय शक्तियों में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी शक्तियां थीं, फ्रांस और इंग्लैंड। दोनों ही देश उत्तरी अमेरिका में अधिक से अधिक भूमि पर नियंत्रण करना चाहते थे और इसका अंजाम था वनडे वॉश का युद्ध। यह युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक यानी कि 7 साल चला। इस युद्ध को पहला वर्ल्ड वॉर भी कहा गया क्योंकि विश्व के कई दूसरे देशों ने भी इस युद्ध में भाग ले लिया था, पर लास्ट में फ्रांसीसी सेना की इस युद्ध में हार हुई। दोनों ही पक्षों ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए पेरिस की संधि पर 1763 में सिग्नेचर किए। ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के सभी 13 उपनिवेशों को खुद से एफिलिएटेड कर लिया। अमेरिका के उपनिवेशों में इंग्लैंड का शासन बहुत ही पक्षपातपूर्ण था। प्रत्येक उपनिवेश में एक ब्रिटिश गवर्नर होता था और एक विधानसभा होती थी, पर उच्च पद केवल ब्रिटिश के लिए ही सुरक्षित थे। अमेरिकी निवासियों को उच्च पदों के लिए योग्य नहीं माना जाता था। साथ ही अमेरिका की किसी भी कॉलोनी से एक भी इंसान को लंदन पार्लियामेंट में बैठने की अनुमति भी नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन कॉलोनीज के लोगों के लिए कानून बनाती थी, लेकिन इनको रिप्रेजेंट करने के लिए लंदन पार्लियामेंट में इन कॉलोनीज का कोई प्रतिनिधि नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी नियम बनाती थी वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की भलाई के लिए ही होते थे। ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन होने का बहुत बड़ा रीज़न था। सेकेंडली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए इन कॉलोनीज के ऊपर कई टैक्सेस और एक्ट्स थोप दिए थे। पहला एक्ट आया था 1951 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कॉलोनी या उपनिवेश किसी दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करती है तो वो केवल ब्रिटिश शिप ही यूज़ करेगी। ये कॉलोनी किसी दूसरे देश के जहाज, भले ही उनका रेंट कम हो, पर वो बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे। 1660 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक दूसरा रूल बनाया। इस रूल के अकॉर्डिंग ये कॉलोनीज शुगर, टोबैको, कॉटन और इंडिगो को केवल इंग्लैंड में ही एक्सपोर्ट कर सकती हैं। दूसरी कंट्रीज़ भले ही इन गुड्स के ज़्यादा रेट्स दें, पर ये कॉलोनीज दूसरी कंट्रीज़ को ये गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी। 1663 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और रूल बनाया कि जितना भी ट्रेड इन कॉलोनीज में दूसरी कंट्री से होगा सब बाया इंग्लैंड होगा, ताकि वो गुड्स पर टैक्स और कस्टम ड्यूटी लगा सके। पर इन सारे रूल्स का पालन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, इसलिए लोग इन टैक्सेस से बचने के लिए कुछ इलीगल रास्ते जैसे स्मगलिंग आदि भी अपनाने लगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को धीरे धीरे इन रूल्स से कम फ़ायदा होने लगा। ऊपर से फ्रांस के साथ हुए वनडे वॉश के युद्ध से ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ज में डूबने लगी। इसे कम करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1765 में स्टाम्प अधिनियम के तहत एक कानून बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक कानूनी दस्तावेज पर स्टैंप लगाना कंपलसरी कर दिया गया। कॉलोनीज के लोगों ने इस अधिनियम का कड़ा विरोध किया और कहा, यदि प्रतिनिधि नहीं तो कर भी नहीं। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। स्टाम्प एक्ट के अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिकी उपनिवेशों पर चाय, कांच, कागज और पेंट पर भी टैक्स लगा दिए। ये टैक्स टाउनशेड नामक कानूनों के एक ग्रुप का हिस्सा थे। इसके बाद 5 मार्च 1770 में हुआ बोस्टन मैसेकर या बोस्टन नरसंहार। हालांकि इस घटना में केवल 5 लोग ही मारे गए थे, पर इस घटना को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया गया। कई लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा बना दिया, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये पेंटिंग हालांकि हैंडमेड है। इस तस्वीर के द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि ब्रिटिश
सोल्जर्स निहत्थे बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। ये घटना हालांकि इतनी बड़ी नहीं थी, पर जैसे कि इसको रिप्रेजेंट किया गया उससे लोगों की ओपिनियन चेंज हो गई। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। इसके बाद इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने टी टैक्स को छोड़कर सारे पुराने टैक्सेस हटा दिए। साथ ही ये आदेश भी जारी किया कि उपनिवेश के लोग चाय को केवल ईस्ट इंडिया कंपनी से ही खरीद सकते हैं। लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ जहाज बोस्टन बंदरगाह में ठहरे हुए थे। बोस्टन के नागरिकों ने जहाज़ों को लूट लिया और लगभग 342 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया। इसे ही बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट या बोस्टन चाय पार्टी की दुर्घटना कहा जाता है। यह इंसिडेंट 16 दिसंबर 1773 को हुआ। यह बोस्टन टी पार्टी कोई चाय की पार्टी नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दमनकारी नीतियों को अपनाया। इस घटना के बाद बोस्टन का बंदरगाह पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया और टाउन हॉल में पब्लिक मीटिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इसके बाद सितंबर 1774 को फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की एक मीटिंग हुई। इस कॉन्टिनेंटल में सभी 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव थे और पहली बार आज़ाद अमेरिका की सरकार का कॉन्सेप्ट सामने आया। सभी 13 कॉलोनीज के प्रतिनिधियों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे और ब्रिटेन के साथ किसी भी टाइप का कोई भी व्यापार नहीं किया जाएगा। इस कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मीटिंग के कुछ मंथ बाद ही अप्रैल 1775 में लड़ाई छिड़ गई और अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार की स्टार्टिंग हो गई। इस वार को लीड कर रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो बाद में अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के बाद एक 48 पेज का पंपलेट छपा, या इसको एक छोटी सी किताब भी बोल सकते हैं। इस पंफलेट का नाम था कॉमन सेंस। इस पंफलेट में क्लियरली लिखा था अब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी चाहिए। 1776 के आते आते सभी 13 कॉलोनीज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा दिया और इन कॉलोनीज ने अनाउंस कर दिया कि वी आर नॉट कॉलोनीज, वी आर स्टेट्स नाउ। और इन सभी 13 स्टेट के यूनाइट होने से बना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 1776 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का गठन हुआ। इस सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया शहर में आज़ादी की घोषणा कर दी। तभी से 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। बाद में फ्रांस की हेल्प से अमेरिका ने इंग्लैंड को हरा दिया। फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प तो की, पर खुद बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंच गया और कुछ सालों बाद ही 1784 में फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई। खैर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो एक अलग ही टॉपिक है, उस पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अमेरिका और इंग्लैंड का वार खत्म हुआ 1781 में, जब ब्रिटेन के जनरल कॉर्नवालिस ने अक्टूबर 1781 में यॉर्क टाउन में सरेंडर कर दिया। इस लड़ाई के दौरान करीब 1 लाख सोल्जर्स मारे गए, जिनमें करीब 85% सोल्जर्स की डेथ बीमारी के कारण हुई, क्योंकि उस समय मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी। अब बात करते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन के इम्पोर्टेंस की। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई। सेकेंडरी, उस समय दुनिया के ज़्यादातर देश या तो उपनिवेश थे या फिर उन पर किसी न किसी राजा महाराजा का अधिकार होता था। पहली बार एक रिपब्लिक कंट्री का जन्म हुआ, यानी कि प्रेसिडेंट का बेटा तभी प्रेसिडेंट बन सकता है जब पब्लिक उसे वोट देगी। इसके अलावा अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में जॉर्ज III का शासन समाप्त हो गया। 13 अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और वर्ल्ड मैप पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ। पहली बार लिखित संविधान बनाया गया
जिसमें नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार दिए गए। इसी के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।